DSSB का TGT 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो जनरल पेपर होता है, इंग्लिश का जो जनरल पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअल में हम जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बार बार वीडियो बनाता रहूँ हर एक पेपर पे, मतलब जो इंग्लिश के जो जितने भी जनरल पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के उनको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हम ये देखते हैं कि जो हमारा पेपर है ये भी DSSB TGT का ही है, बट ये DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का है, जो कब हुआ था 2023 में हुआ था। ठीक है, और एग्जाम डेट भी हम देख सकते हैं 25 जून को हुआ था, और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और अगर आप DSSB के लिए DSSB TGT या PGT के लिए तैयार कर रहे हैं और आप जनरल पेपर के लिए देखते हैं इंग्लिश के लिए, अगर आपको कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या डाउट लगता है तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं एक्चुअल में दो पेपर की वीडियोस बना रहा हूँ, एक तो इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा हूँ और दूसरा सोशल साइंस TGT। इन दोनों की वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। ठीक है, और आप बताते भी रहिए कि किस तरीके से आपको ये समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस पेपर को जो हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं। इंग्लिश में जो ये सेक्शन आता है, एक्चुअल में आपको पता है कि जो जनरल पेपर होता है TGT या PGT का होता है उसके 5 सेक्शंस होते हैं। उसमें से एक सेक्शन होता है हमारा इंग्लिश का जिसमें 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब हमें कोई सेंटेंस नीचे जो दिया है इसके लिए हमें देखना है कि हम कुछ और वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसमें कह देंगे फिर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं क्या लिखा है। कॉलिन्स डिक्शनरी पिक्ड द वर्ड पर्मा क्राइसिस। ये एक वर्ड है जो कॉलिन डिक्शनरी ने पिक किया है, पर्मा क्राइसिस, एज its word of 2022 to describe any widespread period of instability and insecurity। मतलब हमें जो यहाँ पर जो हमें अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास वो है वाइड स्प्रेड। एक्चुअल में क्या है, कॉलिन डिक्शनरी ने एक वर्ड देखा है, मतलब उसको वर्ड ऑफ पिक किया है। ठीक है, 2022 में क्या, पर्मा क्राइसिस, और इसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है कि डिस्क्राइब एनी वाइड स्प्रेड पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। तो वाइड स्प्रेड की जगह क्या हम कुछ और वर्ड यूज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना है हमें लेंथन, तो यहाँ पर हमें पता चला है कि किसी पीरियड को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया गया, कोई इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का पीरियड है उसको बढ़ाया गया। तो वाइड स्प्रेड के लिए लेंथन मतलब लंबा कर देना किसी चीज़ को, इलोंगेटेड ये भी इसी सेंस में होता है। जनरली इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वाइड स्प्रेड, एक्चुअल में यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वाइड स्प्रेड जो है सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। वाइड स्प्रेड होता है कि जैसे पूरे उसमें कहीं पर कोई चीज़ फेल जाने के सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फैलने वाली बात नहीं हो रही कि इसको बढ़ाने वाली बात हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन होगा ज़्यादा सूटेबल होगा एक्सटेंडेड, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेंडेड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज़्यादा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारे इसमें होते हैं इसमें 4 पार्ट्स गिवन होते हैं, जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ होता है और इनको हमें एक अरेंज करना होता है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें ही प्रॉब्लम आती है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं इसको गलत करके आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा कि आपके रॉन्ग होने के जो चांसेस होंगे क्वेश्चन के वो बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। सेंटेंस इसको देखते हैं। Sentences of the paragraph are given below in jumbled order। ठीक है, आगे पीछे कर दी, जम्बल्ड कर दी। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जिससे कि वो सेंटेंस बने वो मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ बेसिक बातें समझनी होगी कि जब भी अगर हम बात करते हैं इस तरीके के पैराग्राफ को, देखो पहले हमें एक बार हल्की हल्की नज़र से हमें ये देख लेना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, जो इनिशियल होगा, स्टार्टिंग वाला कौन सा होगा और कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चीज़ समझ लेंगे हमें बहुत जरूरी है। और फिर कुछ हेल्प करते हैं हमारे लिए ऑप्शंस। ये जो हमारे पास 4 ऑप्शंस लिखे होते हैं, ये 4 ऑप्शंस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखते हैं किस तरीके से करते हैं हेल्प। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसमें ए में क्या लिखा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अनहैप्पी टेलीफोन बूथ दैट वोक अप। अब आप कहोगे कि इतना पूरा पढ़ने में क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि पूरा ना पढ़िए, आप थोड़ा सा ही पढ़िए। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अनहैप्पी, यहाँ तक का एक देखिए, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ किस बारे में होने जा रहा है। तो ये बात हो सकती है, ये फर्स्ट हमारा सेंटेंस हो सकता है। दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो आगे देखते हैं अ लिटिल लेटर। अब यहाँ से जैसे ये आया अ लिटिल लेटर, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा अ लिटिल लेटर मतलब उसके कुछ देर बाद, तो इससे पहले कोई बात हुई होगी तभी दूसरी कोई बात हो सकती है उसके कुछ देर बाद अ लिटिल लेटर। तो इसको मतलब कि बी से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होने वाला, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही हमें नहीं देखना है। अच्छा, अ यंग मैन केम टू मेक अ कॉल बट द डोर वुडंट ओपन। ठीक है, हाँ ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा, एंड टू लो एंड बिहोल्ड द डोर ओपन इट्स ओन। एक्चुअली में जब ये कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एंड से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, इसका मतलब डी से भी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर डी तो हमें गिवन भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस जो रहेंगे वो रहेगा सी या फिर ए, या तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा सी से या फिर स्टार्ट होगा ए से। अब देखते हैं, पहले ए को ही देख लेते हैं, दो ऑप्शन ए के हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर हमारा, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ अनहैप्पी टेलीफोन बूथ दैट वोक अप वन मॉर्निंग विद अ हेडेक। अब देखो इसके बाद देखते हैं
अ यंग मैन कैम टू द, यहाँ पर हम ये देखेंगे उसके बाद सी का अगर देखें कि सी इसके साथ सही चल रहेगा या फिर बी इसके साथ चलेगा, तो हाँ पहली बात तो हमारी ये सही होगी कि ऑप्शन ए से स्टार्ट होगा, तो हम इसको यहाँ से ये भी हटा देते हैं कि सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो अभी हमारे पास दो बात बच गई है, या तो हमारे पास होगा बी या फिर होगा डी, तो हम देखेंगे हमारे पास कौन सा होगा। इसके लिए हम देखते हैं, तो हमें ये पता चल गया है कि ए और बी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो ए के साथ में सी है और ए के साथ में बी है। ठीक है, तो देखते हैं ए के साथ सी चलेगा या बी चलेगा। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन हैप्पी टेलीफोन बोथ। ठीक है, अ लिटिल लेटर अ स्मॉल बॉय हु वाज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब वो कुछ चीज़ देख रहा था फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये भी हो सकता था, लेकिन इसके आगे देखते हैं। अ यंग मैन कैम टू मेक अ कॉल बट द डोर wouldn't open, then an old lady came and she also could not open it। इसका मतलब इन सब चीज़ों को ही यंग ये जो अ लिटिल लेटर ये जो था एक छोटा सा बच्चा ये देख रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका ए के साथ में सी चल रहा है। तो इतना ही हम पता करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसको इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम हमारे पास क्या है, ब्रेक द आइस। ये एक इडियम है, इसको हमें देखना है, ब्रेक द आइस। एक्चुअल में ब्रेक द आइस, मैंने ब्रेक द आइस पढ़ लिया इसको। ब्रेक इवन एक्चुअल में क्या है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एक्चुअल में क्या है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है। एक वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर यूज़ होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी कंडीशन होती है, तो उसी से बना है ये लगभग ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर किसी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा वर्ड देखेंगे, नीदर लॉस नॉर गेन एनी मनी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। टू फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पर देखो, आई एम डैश अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजन। ठीक है, ये तो देखने में इसका ईजी लग रहा है कि क्या है कि आई एम फुली अवेयर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये होगा। ठीक है, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। तो आई एम फुली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई डिसीजन, इसका मतलब ये होगा कि मैं पूरी तरीके से पता है कि जो मैं फैसले लूंगा उसका क्या नतीजा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमें कोई अंडरलाइन सेंटेंस देखा, अगर उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर नो नीड है तो हमें उसको भी देखना है कि कुछ नीड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है, विद द कमिंग ऑफ रेन्स पीपल आर फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर द फ्लेमिंग हीट ऑफ द समर सीजन। अब ये हमें यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया है वो वर्ड दिया है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक्चुअल में जो हीट होती है उसके लिए हम जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्कॉर्चिंग। आपने सुना भी होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्कॉर्चिंग हीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉर्चिंग हीट। और क्रैकलिंग और आर्डेंट तो इसका नहीं होगा। आर्डेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की मतलब इच्छा होना बहुत ज़्यादा, और क्रैकलिंग होता है कि साउंड क्रिएट होना, क्रैक का जो होता है वो यूज़ होता है। तो वैसे भी अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो उससे भी हो जाता है। वैसे फ्लेमिंग हीट का मतलब हो गया कि जला देने वाली हीट नहीं होती। जो गर्मी पड़ रही होती है उसको हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली हीट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कि किसकी स्पेलिंग सही नहीं है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं यूनिसन की, तो यही स्पेलिंग होती है। अनप्रिडिक्टेबल की भी यही स्पेलिंग होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पर SITY होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर CY लिखा है। तो और यूनिवर्सल की भी ठीक है, तो हमें इनकरेक्टली बताना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी हमें इनकरेक्टली बताना था, आपकी बार करेक्टली बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर परमीएट। हाँ, वैसे तो यही स्पेलिंग होती है परमीएट की, तो ऑप्शन यही सही है। और बाकी के देखते हैं बाकी में क्या गलती है। जैसे यहाँ पर लिखा पेंशन में टी नहीं आता, टी की बजाय क्या आएगा, एस आएगा, तो ये इसमें गलती है। परसुएशन में भी यहाँ पर सी की बजाय क्या आएगा, एस आएगा। और परमिशन में क्या होता है कि यहाँ पर डबल एस होता है, तो इसमें ये मिस्टेक्स थे। तो हमारा जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हुआ वो हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज, गिवन फ्रेज। जो हमारे पास फ्रेज है इसके पूरा वर्ड सेंटेंस है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस। मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जैसे हुई है उसको रिकॉर्ड करना उसी के सेंस में। जैसे कोई पहले नंबर पर हुई है तो उसको पहले नंबर पर रिकॉर्ड करना, दूसरे पर हुई है तो दूसरे पर करना, तीसरे पर हुई है तो तीसरा। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो वर्ड है ये उसी से रिलेटेड है। अब इसे यहाँ पर हम और कुछ वर्ड्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं जो हमारे अदर वर्ड्स हैं। ये है फोनोलॉजी। फोन का मतलब होता है साउंड से, तो स्टडी ऑफ साउंड जो होती है वो फोनोलॉजी हो जाएगा। एक्चुअल में जो लॉजी वर्ड है, लॉजी जो वर्ड आता है इसका मतलब ही होता है स्टडी। तो जहाँ पर भी लॉजी वर्ड आए इट मीन्स कि उसका मतलब है स्टडी। तो यहाँ पर फोनोलॉजी, फोनो मीन्स की साउंड, साउंड से की स्टडी। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम से रिलेटेड होता है, तो टाइम की स्टडी मतलब उनको सीक्वेंस में लगाना। जियोलॉजी मतलब कि अर्थ की स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब मॉर्फ होता है कि बनावट, किसी चीज़ की आकृति कैसी है उसकी बनावट की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जो हुआ वो बी हुआ, क्रोनोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, PQR ABC वाला। ठीक है, इसमें फिर से क्या है कि सेंटेंसेस क्या है, जम्बल्ड हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि पहले देखना चाहिए कि कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे, उनको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं, और कौन से हो सकते हैं उनको देखते हैं। जैसे अगर मैं इसमें यहाँ पर बात करूँ कि ऑप्शन बी,
जैसे पहला तो लुइस ब्रेल वॉज बोर्न ऑन 4th Jan 1809 इन फ्रांस। वैसे देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन यहाँ जहाँ से किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही होती है वो ये आंसर वही है। जैसे किसी का नाम आए, डेट आए, जनरली ये सेंटेंस क्या होते हैं कि बिगनिंग वाले होते हैं। एक्चुअल में मैं नाम आने की बात कर रहा हूँ, नाम को ही हम नाउन कहते हैं। और अगर जैसे यहाँ पर आया लुइस ब्रेल, तो अब ये आएगा तो इनके लिए आगे इन्हीं के बारे में ऑब्वियसली कुछ आगे बात होने वाली है लुइस ब्रेल के, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ए से ही स्टार्ट होगा। बाकी का देखते हैं, बी से स्टार्ट हो सकता है क्या? ऑल दो वर्ड लिखा है, ऑल दो किसी कंट्रास्ट को शो करने के लिए यूज़ होता है, तो ये नहीं होगा जब तक कोई और बात ना मिले। अगर हम देखें क्या सी से स्टार्ट होगा, सी ऑप्शन होगा, ही से स्टार्ट होगा, नहीं, ही से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा जब तक कोई नाउन है हमारे पास ऑलरेडी, तो पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, पहले नाउन आएगा। तो जैसे लुइस ब्रेल है तो उनके लिए ही यूज़ हुआ होगा, तो पहले ही नहीं आएगा, पहले नाउन आएगा, ठीक है। व्हेन ही वॉज, यहाँ पर भी व्हेन ही वॉज आ गया, इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ये ए से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो जाते हैं हमारे कैंसिल, बच जाते हैं ये दोनों। अब हमें देखना होगा कि ए के साथ में डी चलेगा या फिर ए के साथ में बी चलेगा, तो चेक करते हैं ए के साथ में डी ज़्यादा सूटेबल है या फिर ए के साथ में बी ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं कि लुइस ब्रेल वॉज बोर्न ऑन 4th Jan 1809 इन फ्रांस, ठीक है। अब बी देखते हैं, ऑल दो द डॉक्टर डिड देयर बेस्ट। अब यहाँ से हो रहा है कि हालांकि डॉक्टर ने अपना बेस्ट किया, हिज आइज कुड नॉट बी सेव्ड, उसकी आंखें फिर भी नहीं बचाई जा सकी। तो इससे पहले आंखों के बारे में कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हुआ होगा, तो उससे हम बता सकते हैं कि डॉक्टर ने अपना बेस्ट दिया, आफ्टर दैट ही कुड नॉट सेव द आइज ऑफ लुइस ब्रेल। तो इसका मतलब डी पर चल के देखते हैं, बी ऑप्शन भी हमें नहीं लग रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली अब इसका आंसर डी से ही होगा। तो देखते हैं क्या होगा, व्हेन ही वॉज 3 years old, ये देखो अब यहाँ पर आ गया कि when he was 3 years old, Louis lost his eyesight as a result of an accident। एक एक्सीडेंट में उनकी आईसाइट लॉस्ट हो गई। Although the doctors did their best, अब देखो यहाँ पर हालांकि डॉक्टर ने अपना बेस्ट किया, his eyes could not be saved, फिर भी उसकी आंखें नहीं बचाई जा सकी। ऑप्शन तो हमारा ये बी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेशन अप्रोच लगाकर इसको इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है हमें, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। लिबरेशन, लिबरेशन मतलब लिबर्टी, लिबरेशन उसी से रिलेटेड है, आज़ाद कर देने से। तो इसका होता है, इसका जो वर्ड होगा वो होगा सब्जुगेशन। लिबरेशन मतलब आज़ाद के सेंस में, और सब्जुगेशन का मतलब अपने बस में कर लेना किसी को, ठीक है, तो सेंस में। और अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो इमेंसिपेशन का अगर क्या होता है, इसका मतलब भी लिबरेशन ही होता है। फ्रीडम भी लिबरेशन से रिलेटेड है। और एक्विटल ये जनरली कोर्ट के सेंस में यूज़ होता है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है। अगर किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर वो इफ़ द पर्सन फाउंड मतलब कि गिल्टी नहीं फाउंड होता है, तो कोर्ट क्या कर देता है, उसको रिहा कर देता है, एक्विट कर देता है, तो सेंस में यूज़ होता है एक्विटल। तो हमारा जो तीनों वर्ड हमने देख लिए, एक्विटल रिहा करने के सेंस में हो गया एक तरीके से, इमेंसिपेशन आज़ादी के लिए, फ्रीडम भी आज़ादी के लिए, तो इसका मैं अपोजिट बताना था लिबरेशन का, तो सब्जुगेशन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से अपना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें इडियम गिवन है और इसका हमें मीनिंग बताना है। इडियम का मतलब है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कोई चीज़ हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया है, कुछ उसको फेस करना, कोई प्रॉब्लम को फेस करना, इस सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। फेस द म्यूजिक कहते हैं ना कि तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ दिस। इस तरीके से अगर बोला जाता है तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रंट अनप्लीजेंटनेस, मतलब कि कुछ अनप्लीजेंट चीज़ों का सामना करना। एक्सेप्ट एप्रिशिएशन ये नहीं होता इसका। डिनाई मिस्टेक्स, अगर गलती को मिस्टेक जो कि उसको मना करना, ये भी नहीं होता। प्लेइंग अ डिफिकल्ट ट्यून, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फेज। अब अगेन हमें गिवन फेज गिवन है, इसके लिए हमें वन वर्ड यूज़ करना है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल, ठीक है, और इन इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा बेडरूम, एक बेडरूम लगाए जाते हैं यहाँ पर सोने के लिए किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। इसके लिए वर्ड एक्चुअली यूज़ होता है डॉर्मेटोरी। डॉर्मेटोरी जो वर्ड है इसके लिए यूज़ होता है कि जब एक्चुअल में आपने कई फिल्मों में देखा होगा, हॉस्टल, कई बच्चे आप इसको हॉस्टल से रिलेट कर सकते हैं। हॉस्टल में और इसमें डिफरेंस है। हॉस्टल में क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये डॉर्मेटोरी जो यूज़ होता है सिर्फ बेड के लिए होता है, सिर्फ स्लीपिंग पर्पज से यूज़ होता है। तो इसके लिए आंसर इसका डॉर्मेटोरी हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर क्रेच। क्रेच वो होता है जहाँ पर बच्चों को, जैसे किसी के वर्किंग पेरेंट्स और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चों को देखभाल के लिए वो किसी जगह पर छोड़ जाते हैं, तो उसको क्रेच स्पेसिफिक जो होता है बच्चों की देखभाल के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है। एक वर्ड है हमारा सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी हो गई हो, किसी को उसको रखना हो हॉस्पिटल वगैरह में लंबे टाइम तक, तो उस कंडीशन में यूज़ होता है हमारा सैनिटोरियम। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, डॉर्मेटोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन हमें क्या दिया गिवन है कि नेक्स्ट सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव गिवन एज एन ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एरर है। देखते हैं क्या है हमारा। आई अप्रिशिएट हर बीइंग ऑनेस्टी अबाउट ऑल हर मिस्टेक्स, ठीक है। बीइंग ऑनेस्टी में गलती है, बीइंग ऑनेस्टी एक्चुअल में गलत है, यहाँ पर बीइंग ऑनेस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्टी की बजाय हमारा क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि किसमें गलती थी, तो पार्ट ए में ही गलती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास ब्लैंक है, हमें इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। लेट अस डैश एट द डैश शॉप। अब हमारे पास है मीट। एक्चुअल में यहाँ पर दो वर्ड है, एक है ये वाला मीट जिसका मतलब होता है मांस, ठीक है, और दूसरा है हमारा मीट, MEAT मीट, जिसका मतलब होता है मिलना। तो
तो ये 2 वर्ड है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि किस सेंस में हमारे सही रहेंगे। लेटस मेरे ख्याल से क्या होगा, लेटस मीट, पहले होगा कि चलो मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, तो पहला मीट ये हो जाएगा, लेटस मीट, ठीक है, MEET मीट, चलिए मिलते हैं एट द मीट शॉप, मीट शॉप, ठीक है, तो कोई मीट शॉप है वहाँ पर मिलने की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं कि ये देखते हैं कि हमारा पैसेज का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है, पहले अभी ये यहाँ तक करते हैं फिर आगे करेंगे।